नमस्कार। नमस्कार। हिंदी स्टैक में आपका स्वागत है। आज हम साहित्य की एक बहुत ही व्यक्तिगत और कह सकते हैं गहरी विधा पर चर्चा करने वाले हैं। आत्मकथा, अंग्रेजी में जिसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सुनने में तो सीधा लगता है अपनी कहानी लिखना, पर क्या ये इतना ही है? देखा जाए तो ये शब्द खुद ही काफी कुछ बताता है। ऑटोबायोग्राफी। हम्म। ऑटो यानी स्वयं, हाँ। बायो यानी जीवन, हाँ। और ग्राफी मतलब लिखना या वर्णन। तो अपने ही जीवन का वर्णन। ठीक है। और हिंदी में देखें तो आत्मा और कथा, हाँ। मतलब अपनी कथा, हम्म। अपने जीवन की कहानी। संस्कृत में भी एक सूत्र है, आत्मनः विषये कथ्यते आत्मकथा, मतलब जहां अपने ही विषय में बात कही जाए वही आत्मकथा है। तो ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ, मतलब अपने बारे में लिखना। पर क्या इसमें सिर्फ ये बताना होता है कि कब क्या हुआ, जैसे घटनाओं की लिस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। अगर ऐसा होता तो ये सिर्फ एक रिपोर्ट बनकर रह जाती। हाँ। आत्मकथा इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा, कैसे? असल में ये लेखक के भोगे हुए जीवन का स्वयं किया गया विवेचन और विश्लेषण है। विवेचन और विश्लेषण मतलब गहराई से सोचना। हाँ, बिल्कुल। लेखक सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि वो ये भी टटोलने की कोशिश करता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका उस पर क्या असर पड़ा। मतलब अपने अतीत को सिर्फ याद नहीं करना, बल्कि उसे समझना। सही कहा। ये लेखक के अतीत का एक समग्र वर्णन होता है। वो अपने पूरे बीते हुए जीवन पर एक नजर डालता है, जिसे हम सिंहावलोकन कहते हैं। तो ये एक तरह से खुद को जानने की प्रक्रिया भी हुई, आत्माविलोकन। निश्चित रूप से। लेखक अपने जीवन के अनुभवों, अपनी सफलताओं, अपनी असफलताओं, अपनी ताकतों, अपनी कमजोरियों, इन सब को देखता है, उनका मूल्यांकन करता है। ये तो काफी ईमानदार प्रक्रिया लगती है। हाँ, आदर्श रूप में तो होनी चाहिए। लेखक अपने जीवन से जुड़े हर पहलू को सामने रखता है या रखने की कोशिश करता है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक महात्मा गांधी की आत्मकथा है, सत्य के प्रयोग। जी हाँ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये मूल रूप से उन्होंने गुजराती में लिखी थी। इसमें क्या खास है, मतलब आत्मकथा के नजरिए से? देखिए, गांधी जी इसमें अपने जन्म से शुरू करते हैं, पालन पोषण, बचपन की बातें, कम उम्र में शादी, अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ उनके रिश्ते, माता पिता। हाँ, स्कूल के दिनों के बारे में भी लिखा है उन्होंने। बिल्कुल। फिर लंदन जाकर पढ़ाई करना, वहां अंग्रेज सज्जन बनने की उनकी कोशिशें, ये सब बहुत ईमानदारी से लिखा गया है। और उनके आहार के प्रयोग भी थे। हाँ, वो भी। लेकिन जो हिस्सा सबसे ज्यादा असर डालता है, वो है दक्षिण अफ्रीका का। जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। जी। वो अनुभव, जिस तरह से उन्होंने उसका वर्णन किया है, वो बहुत मार्मिक है। वो व्यक्तिगत अपमान कैसे एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष की प्रेरणा बना, ये उसमें दिखता है। हाँ, वो पढ़ते हुए महसूस होता है कि कितनी गहरी चोट लगी होगी उन्हें, वो अन्याय, वो पीड़ा। बिल्कुल। और ये सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं है, वो लगातार अपने विचारों, अपनी दुविधाओं, धर्म को लेकर अपनी खोज, इन सब पर भी बात करते हैं। इसे सत्य के प्रयोग क्यों कहा? क्योंकि गांधी जी अपने जीवन को ही सत्य को समझने और उसे जीने का एक प्रयोग मानते थे। उनके हर फैसले, हर काम के पीछे सत्य की खोज थी। ये आत्मकथा उसी खोज का दस्तावेज है। लेकिन ये किताब तो 1915 के नागपुर कांग्रेस सत्र के बाद अचानक खत्म हो जाती है। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। उसके बाद का जीवन इसमें नहीं है। शायद वो उस समय तक के अपने प्रयोगों का ही लेखा जोखा देना चाहते थे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा। हाँ, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, वो तो ज्ञान के अथाह सागर थे। कितनी भाषाएं जानते थे वो, हिंदी, संस्कृत, पाली, तिब्बती, रूसी, लिस्ट बहुत लंबी है। जी, वो सिर्फ एक विद्वान या भाषाविद ही नहीं थे, बल्कि एक यायावर, एक विचारक, एक इंडोलॉजिस्ट, मार्क्सवादी चिंतक और रचनात्मक लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा में क्या खास है? मेरी जीवन यात्रा 1944 में आई। इसमें उनके बचपन से लेकर उनकी यात्राओं, उनके बौद्ध धर्म अपनाने, रूस जाने, उनके पेशेवर अनुभव, सब कुछ शामिल है। तो ये एक तरह से एक बौद्धिक और भौगोलिक यात्रा का वर्णन हुआ। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति ज्ञान की खोज में दुनिया घूम सकता है, अलग अलग संस्कृतियों और विचारों से जुड़ सकता है। ये सिर्फ उनके निजी जीवन की कहानी नहीं, बल्कि उनके समय के बौद्धिक और सामाजिक माहौल का भी चित्र प्रस्तुत करती है। मतलब आत्मकथा सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वो अपने समय का आईना भी बन जाती है। बिल्कुल।
लेखक जिस समाज और समय में जीता है उसकी छाप तो उसके जीवन और लेखन पर पड़ेगी ही। तीसरा उदाहरण लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। ये तो बहुत लोकप्रिय हुई। जी, अग्नि की उड़ान। इसे उन्होंने अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा था। ये सहलेखन वाली बात भी ध्यान देने वाली है। हाँ, ये आत्मकथा की परिभाषा को थोड़ा और फैलाती है। खैर, इसमें डॉक्टर कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक का सफर है। रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक की कहानी, जी। उनका संघर्ष, उनकी वैज्ञानिक यात्रा, मिसाइल मैन बनने तक का सफर, उनकी सोच, उनकी प्रेरणाएं, ये सब इसमें है। इस किताब की सबसे बड़ी बात शायद इसकी प्रेरणादायक शक्ति है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। शायद इसीलिए ये इतनी पसंद की गई। और इसका अनुवाद भी तो बहुत सी भाषाओं में हुआ है। हाँ, अंग्रेजी के अलावा हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ कोरियन, चीनी, यहाँ तक कि ब्रेल लिपि में भी इसका अनुवाद हुआ है। तो इन 3 उदाहरणों से ही पता चलता है कि आत्मकथा कितनी अलग-अलग तरह की हो सकती है। गांधी जी के सत्य के प्रयोग, संकृत्यायन की ज्ञान और दुनिया की यात्रा, और कलाम साहब की प्रेरणादायक उड़ान। सही कहा, हर लेखक का अपना नजरिया होता है, अपना उद्देश्य होता है। कोई आत्मविश्लेषण पर ज्यादा जोर देता है, कोई अपनी यात्रा पर, कोई अपने विचारों पर। तो क्या हम कह सकते हैं कि आत्मकथा लेखक की जी हुई जिंदगी की एक खुली किताब है? हाँ, एक तरह से। ये भोगा हुआ यथार्थ या भोगा हुआ जीवन सत्य होता है जो लेखक सच बयानी के साथ रखने की कोशिश करता है। कोशिश करता है? मतलब इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती तो ईमानदारी की ही है। क्या कोई लेखक अपने बारे में सब कुछ बिल्कुल सच-सच बता सकता है? अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां, बिना किसी लाग लपेट के? मुश्किल तो है। इंसान अपनी छवि को लेकर सजग रहता है। हाँ, और दूसरी बात है स्मृति की, याददाश्त। क्या हमें सब कुछ ठीक वैसा ही याद रहता है जैसा हुआ था? या समय के साथ हमारी यादें भी बदल जाती हैं? हम शायद घटनाओं को उस तरह याद रखते हैं जैसा हम उन्हें याद रखना चाहते हैं। ये तो बहुत अहम सवाल है। मतलब आत्मकथा को पढ़ते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये लेखक का अपना नजरिया है, उसका अपना सच है। जी, ये एक व्यक्ति की कहानी है, उसी के शब्दों में। पूरी तरह वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होना शायद संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये विधा हमें किसी व्यक्ति के जीवन और मन में झांकने का एक अनूठा अवसर देती है। और कई बार ये आत्मकथाएं पथ प्रदर्शक का काम भी करती हैं, बिल्कुल। दूसरों को प्रेरणा देती हैं, जैसा हमने कलाम साहब के मामले में देखा। निश्चित रूप से गांधी जी की आत्मकथा ने लाखों लोगों को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। हर आत्मकथा का अपना महत्व है, अपना योगदान है। तो कुल मिलाकर आत्मकथा सिर्फ जीवन की कहानी ही नहीं, बल्कि जीवन का विश्लेषण, आत्मा की खोज और कभी-कभी समाज का प्रतिबिंब भी होती है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधा है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आत्मकथा पर और विस्तार से चर्चा चाहते हैं तो हमारी आत्मकथा नाम की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहां आत्मकथा से जुड़े सभी सवालों को कवर करने की कोशिश की गई है। साथ ही अगर हिंदी बीए, एमए की परीक्षा से जुड़े किसी भी टॉपिक पर मदद चाहिए तो hindistack.com वेबसाइट पर जरूर जाएं। वहां हर विषय पर नोट्स उपलब्ध हैं। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।